नमस्कार दोस्तों, हमारे देश में संसद में अभी मानसून सत्र चल रहा है और इस मानसून सत्र के दौरान आज लोकसभा में 4 नए बिल पेश किए जाएंगे। अब दोस्तों ये 4 नए बिल कौन कौन से हैं, इनको हम एक एक करके विस्तार से आसान भाषा में समझेंगे। क्या इन 4 नए बिलों की वजह से हमारे देश में क्या कुछ बदल जाएगा, इसको लेकर हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम समझते हैं कि ये 4 नए बिल कौन कौन से हैं, आखिर इनको कौन पारित करने वाला है और कौन लोकसभा में पेश करने वाला है, इनको हम समझते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो बिल है वो है माइनिंग बिल का। आखिर खदानों की खुदाई से लेकर इनमें क्या परिवर्तन किए गए हैं। दूसरा है ट्रिब्यूनल बिल को लेकर क्या सुधार किए गए हैं। तीसरा है केरल का जो नाम बदला जा रहा है इसको केरलम किया जा रहा है, इसको लेकर क्या किया जा रहा है। और चौथा जो किसानों और आम इंसानों से संबंधित है, किसानों और सहकारी संस्थाओं से संबंधित है, एनसीडीसी, आखिर इसमें क्या संशोधन किया गया है, इनको हम विस्तार से समझते हैं। ये 4 बिल है जो आज लोकसभा में पेश किए जाने वाले हैं। इसमें हम दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें तो केरल अल्टरनेट नाम बदलकर इसका केरलम किया जा रहा है। इसको आज लोकसभा में अमित शाह जी हमारे गृह मंत्री पेश करने वाले हैं। दूसरा नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो एक्ट है, एनसीडीसी है, इसको भी अमित शाह जी पेश करने वाले हैं। तीसरा है ट्रिब्यूनल एंड रिफॉर्म बिल, इसको हमारे कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पेश करने वाले हैं। और चौथा है माइंस एंड मिनरल संशोधन बिल, इसको हमारे केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी पेश करने वाले हैं। अब दोस्तों इन चारों बिलों में आखिर परिवर्तन की आवश्यकता क्यों पड़ी, इनको हम विस्तार से एक एक करके समझते हैं। पहला है माइंस एंड मिनरल अमेंडमेंट बिल, खनिजों की खोज और खनन। दोस्तों क्या होता है, हमारे देश में जब खनिजों की और या माइंस एंड मिनरल्स की खोज की जाती है तो उसका एक निश्चित दायरा होता है। पहले सरकार ने कानून बनाया हुआ है, जैसे लाइसेंस किसे देना है, किसको लाइसेंस मिलेगा और साथ ही खुदाई किसको करनी है और कितने क्षेत्रों में करनी है, इसको लेकर एक निश्चित दायरा होता था। और इसको पारित कराने के लिए या जैसे लाइसेंस लेने के लिए या फिर निश्चित दायरा अपने अलॉट करवाने के लिए इसको क्या करना पड़ता था, इसकी प्रक्रिया काफी कठिन थी। अब इसको आसान किया जा रहा है। आसान इसलिए किया जा रहा है कि अभी हमारे देश में माइंस एंड मिनरल्स की बहुत अधिक आवश्यकता होने लगी है, क्योंकि जैसे जैसे हमारा देश तरक्की करते जा रहा है वैसे वैसे माइक्रोचिप, कंप्यूटर या फिर मोबाइल, इनमें बहुत सारी जगहों पर क्या किया जाता है, माइंस एंड मिनरल्स इसको प्रयोग में लाए जाते हैं। जिसकी वजह से पहले क्या था, अब दोस्तों इसमें क्या था कि भारत में जमीन के नीचे मौजूद खनिजों की खोज और खनन के लिए मुख्य कानून एमएमडीआर एक्ट 1957 था। अब इसमें क्या था, सरकार ने 2026 में इसलिए बदलाव करना चाहती है ताकि खनिजों की खोज और माइनिंग को ज्यादा आसान और तेज बनाया जा सके। जनवरी 2026 के सरकारी काउंसिलेशन ड्राफ्ट में कई बड़े बदलाव प्रस्तावित किए गए थे। अब इसमें दोस्तों पहले क्या था, इसको हम समझते हैं। अलग अलग मिनरल्स कंसेशन के लिए क्षेत्र की अधिकतम सीमाएं थी। रिकॉग्निशंस के लिए 10,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की सीमा निश्चित की गई थी। एक्सप्लोरेशन के लिए 5,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की सीमा पहले निश्चित थी। प्रोस्पेक्टिंग के लिए 25 वर्ग किलोमीटर की और लीज के लिए, माइनिंग की लीज के लिए कितनी थी, 10 वर्ग किलोमीटर की क्षेत्र की सीमा निश्चित थी। अब दोस्तों इसमें क्या किया जा रहा है, सरकार चाहती है कि बड़ी कंपनियां और अधिक क्षेत्र में क्या कर सके, खनन कर सके, जिसकी वजह से माइनर एक्सप्लोरेशन कर सके और महत्वपूर्ण खनिजों की खोज तेजी से हो सके। खासकर क्रिटिकल और डीप स्टेट मिनरल्स पर जोर है, जिसकी वजह से क्या हो सके, इनको अधिक से अधिक खनिज उत्पादन करके इनका अधिक से अधिक उपयोग किया जा सके। जिससे क्या हो, सरकार जैसे हमारा देश क्या करता है, बाकी अन्य देशों से क्या करता है, मिनरल्स एंड खनिज क्या करता है, आयात करता है, जो क्या किया जा सके, कम किया जा सके। इसका फायदा क्या हो सकता है, भारत को जैसे लिथियम, कोबाल्ट, निकल जैसे मिनरल्स की क्या है, जरूरत बढ़ती जा रही है। अगर देश में इनकी खोज और माइनिंग बढ़ती है तो इंपोर्ट्स पर निर्भरता कम करने में मदद मिल सकती है। जिसकी वजह से इस प्रक्रिया को क्या किया जा रहा है, इस प्रक्रिया को आसान किया जा रहा है। जिसकी वजह से अब माइंस एंड मिनरल्स अमेंडमेंट बिल जो 1957 था, इसमें क्या किया जा रहा है, इसमें अब परिवर्तन किया जा रहा है। दोस्तों ये था पहला एक्ट। दूसरा अगर हम बात करें, दूसरा है ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स बिल। दोस्तों हमारे देश में यह है कि हर समस्या के लिए आपको अदालत जाने की जरूरत नहीं है। बाकी कुछ चीजें ऐसी हैं जिसके लिए आपको अदालत को छोड़कर किस में जाना पड़ेगा, ट्रिब्यूनल कोर्ट में जाना पड़ेगा, जहां पर आपकी समस्या का समाधान किया जा सकेगा। जिसके लिए अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग ट्रिब्यूनल कोर्ट हुआ करते थे। अब दोस्तों उसमें क्या है कि ट्रिब्यूनल क्या होता है कि हर विवाद के लिए सीधे सामान्य अदालत जाना जरूरी नहीं होता। कुछ विशेष मामलों के लिए ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं, जैसे टैक्सेशन, सर्विस मैटर्स, कंपनी डिस्प्यूट या फिर डिबेट रिकवरी आदि के लिए अलग से ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं। इसका उद्देश्य क्या है, स्पेशलाइज्ड और रिलेटिव स्पीड
स्पीड जस्टिस मिल सके, ताकि तेजी से क्या हो सके, तेजी से न्याय मिल सके। समस्या क्या थी कि ट्रिब्यूनल लंबे समय से क्या चल रहे थे, इनमें वैकेंसीज खाली हैं, अपॉइंटमेंट्स में देरी चल रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या हो रही है, केस पेंडेंसी पड़े हुए हैं और एग्जीक्यूटिव कंट्रोल अभी इसमें नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी समस्याएं उठ रही थी। अब दोस्तों इसमें बड़ा बदलाव क्यों जरूरी है, क्योंकि नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021 के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों को असंवैधानिक ठहराया और सरकार को नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन बनाने का निर्देश दिया। अब इसमें क्या है कि जैसे अलग अलग ट्रिब्यूनल है, अब सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि इसके ऊपर क्या किया जाए, एक नियंत्रणकारी संस्था बना दी जाए जो क्या करे, इन सारे ट्रिब्यूनलों के ऊपर एक नियंत्रण रखे, जो क्या कर सके, जल्दी से जल्दी वैकेंसीज भर सकें, अपॉइंटमेंट में देरी है उसको सुनिश्चित कर सकें, इंफ्रास्ट्रक्चर की जो समस्या है उसको पूरा कर सके और जो भी अलग अलग ट्रिब्यूनल है उसके ऊपर निगरानी रख सके। जिसकी वजह से क्या किया जा रहा है, अब इन पर नियंत्रण करने के लिए एक अलग से क्या किया जाएगा, इसके ऊपर नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन बनाया जाएगा। अब इसका उद्देश्य क्या रहेगा, इसका उद्देश्य रहेगा कि नियुक्तियां, प्रशासन कामकाज को देखरेख ये कर सके और इंफ्रास्ट्रक्चर और परफॉर्मेंस जैसे मामलों को ये अपनी निगरानी में रख सके, ताकि जो भी ट्रिब्यूनल काम कर रहे हैं, ट्रिब्यूनल कोर्ट जो भी काम कर रहे हैं उसका क्या कर सके, उस पर नियंत्रण रखा जा सके। अब दोस्तों इसमें एक और चीज़ है कि आम आदमी की अगर ऐसे ऐसे हम देखें तो नियुक्ति जल्दी हो सकेगी, वैकेंसीज कम, ट्रिब्यूनल ठीक से चले, केस जल्दी सुने जाए, ये आम आदमी के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन असली सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि नया कानून ट्रिब्यूनल की जस्टिस इंडिपेंडेंस को कितना सुरक्षित रखता है। अब इसमें दोस्तों ये रहेगा कि जैसे इनके ऊपर एक सुप्रीम संस्था बना दी जाएगी, जैसे दोस्तों हमारे हाई कोर्ट हैं उनके ऊपर भी एक सुप्रीम कोर्ट है, इसी तरीके से ट्रिब्यूनल के ऊपर एक सुप्रीम ट्रिब्यूनल बना दिया जाएगा। अब इसमें पारदर्शिता का अभाव पाया जा सकता है कि इसमें दबाव भी रह सकता है कि जैसे जो मेन सुप्रीम ट्रिब्यूनल है उसका क्या होगा, इनके ऊपर दबाव भी हो सकता है, जिसकी वजह से क्या है कि इसमें जस्टिस इंडिपेंडेंस यानी जस्टिस न्याय की स्वतंत्रता रहेगी, इसके ऊपर काफ़ी जोर दिया जाएगा कि आखिर ये पारदर्शिता बनी रहेगी या नहीं रहेगी। अब इसमें ये कितना सुरक्षित है, सुप्रीम कोर्ट इसे इंडिपेंडेंस पर लगातार जोर देता रहा है। सबसे आसान चीज़ दोस्तों ये है कि जो भी ट्रिब्यूनल चल रही है उनके ऊपर एक और ट्रिब्यूनल बनाई जाएगी जो इन सब के ऊपर निगरानी रखेगी। यह दूसरा बिल अभी आज लोकसभा में पारित किया जाएगा। दोस्तों तीसरा अगर हम बात करें तो तीसरा है केरल का नाम बदलकर उसका नाम क्या किया जा रहा है, केरलम किया जा रहा है। यह कोई ज्यादा चर्चा का विषय नहीं है क्योंकि दोस्तों केरल का नाम बदलकर उसका क्या किया जा रहा है, केरलम किया जा रहा है। चौथा दोस्तों अगर हम बात करें तो एनसीडीसी अमेंडमेंट बिल कोऑपरेटिव सेक्टर को ज्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट करेगा। इसमें दोस्तों क्या है, एनसीडीसी क्या है, एनसीडीसी यानी नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है। अब ये क्या है, यह कोऑपरेटिव सेक्टर के डेवलपमेंट और फाइनेंसिंग से जुड़ी केंद्रीय संस्था है। मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन के अनुसार एनसीडीसी एक्ट 1962 इसके प्रशासनिक ढांचे का आधार है। अब इसमें क्या किया जा रहा है, परिवर्तन किया जा रहा है। जैसे दोस्तों हम किसानों की बात करें या फिर ग्रामीण संस्थाओं की बात करें तो उनको ये क्या करती है, ग्रामीणों को अपने व्यवसाय खोलने के लिए या फिर और कुछ करने के लिए क्या करती है, फंड करती है। जैसे हम बात करें, जैसे मान लीजिए किसानों को कोऑपरेटिव सोसाइटी को चाहिए कि कोल्ड स्टोरेज ये खोलना चाहें तो इनको फंड कौन करेगा, साथ ही प्रोसेसिंग प्लांट अगर ये बनाना चाहें तो इनके पास पैसे कहाँ से आएंगे। जैसे वेयर हाउस ये बनाना चाहें, मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहें, एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट ये बनाना चाहें किसान, तो इनके लिए फंड क्या करती है, ये संस्थाएं इनको फंड उपलब्ध कराती है, जिसकी वजह से एक तरीके से ये लोन कहा जा सकता है जो काफ़ी आसान किस्तों में ये मिलता है और काफ़ी आसान रेट पे ये मिलता है। अब दोस्तों इसमें क्या था कि पहले ये बहुत कम फंड दिया जाता था, अब इस फंड को क्या किया जा रहा है, इस फंड को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसकी वजह से हमारे देश के जो किसान जो आगे बढ़कर कुछ करना चाहते हैं या अपने एग्रीकल्चर के क्षेत्र में और कुछ बड़ा करना चाहते हैं या फिर आधुनिक रूप से खेती करना चाहते हैं, उनके लिए फंड उपलब्ध होना एक आसान संस्था ये बन जाएगी। और क्या किया जा सकेगा, इसमें और ज़्यादा फंड मिल सकेगा। पुराने कानून में क्या था कि एनसीडीसी का फ्रेमवर्क मुख्य रूप से कोऑपरेटिव सोसाइटीज के जरिए प्रोग्राम को प्रमोट और फाइनेंस करने के लिए बनाया गया था। पुराने कानून में लोन्स और ग्रांट से संबंधित पावर्स भी दी गई थी, तो पहले कम थी। अब इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य हम समझते हैं। अब इसका उद्देश्य यह है कि नए बदलाव का व्यापक उद्देश्य
एनसीडीसी को कोऑपरेटिव डेवलपमेंट की बदलती ज़रूरतों के हिसाब से ज़्यादा प्रभावी फाइनेंशियल सपोर्ट देने में सक्षम बनाना है कि जो पहले कम पैसे दिए जाते थे अब क्या मिलेगा, अब उनको ज़्यादा पैसा दिया जा सकेगा, ज़्यादा फंड दिया जा सकेगा, ज़्यादा लोन किसानों को दिया जा सकेगा। इसका मतलब साफ है कि एग्रीकल्चर, प्रोसेसिंग और स्टोरेज, मार्केटिंग, फाइनेंस के क्षेत्र में जैसी गतिविधियों को और ज़्यादा इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट मिल सके, जिसकी वजह से हमारे देश के किसान या हमारे देश के आम आदमी तरक्की कर सके। इस बिल का यह मुख्य उद्देश्य है। अब दोस्तों इस तरीके से आज लोकसभा में ये 4 बिल पेश किए जाएंगे। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है, आप इस विषय में क्या सोचते हैं, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।